नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। जो खुलासे एजेंसियां कर रही हैं उससे इतना तो स्पष्ट हो गया है कि साजिश बहुत बड़ी थी और ये अनायास ही नहीं कहा जा रहा है। जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं वो वाकई में चौंकाने वाले हैं। तब सवाल ये उठता है कि क्या सामने आया है, क्या कुछ एजेंसियां जो है वो खोज कर लेकर आई हैं। तो उसमें पहली चीज जो बहुत साफ हो गई है वो ये कि पाकिस्तान ने नए तरीके का वॉरफेयर भारत के खिलाफ छेड़ा है, जिसमें वो अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के बजाय बांग्लादेश को उसका हिस्सेदार बना रहा है। जैश लश्कर जैसे जो आतंकवादी हैं उनका कैंपिंग करवा रहा है, कहां पे? बांग्लादेश में। और कट्टरपंथी संगठनों को जोड़कर भारत के खिलाफ वो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। एक तो ये पहली बात निकल कर आई, और ऐसा पाकिस्तान इसलिए कर रहा है चूंकि ऑपरेशन सिंदूर से वो डरा हुआ है। उसको मालूम है कि अगर पकड़े गए तो फिर ब्रह्मोस चला आएगा, तो उसको लगा कि दूसरा रास्ता निकाला जाए, तो ये दूसरा रास्ता उसने खोजा। इसके आगे जो कहानी है वो और भयावह है, और इसी वजह से जांच एजेंसियों के कान खड़े हैं। तो अब सवाल उठता है कि वो क्या है। ये जो इनकी योजना थी, उस योजना का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जो वीडियो आया है किसका? उमर नबी का। वो वीडियो ये बताता है कि किस तरह के हमले की तैयारी थी। उसने बड़ा साफ कर दिया है कि रेड फोर्ट पर जो ब्लास्ट हुआ वो दरअसल फिदाइन हमला था, यानी सुसाइड बॉम्बर था वो, और इस तरह की पूरी फौज तैयार की जा रही थी। ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह की साजिश रच रहा था। भाई देश भर में आप फिदाइन भेज दीजिएगा। 32 कारें जो थी वो 32 कार नहीं थी, वो 32 फिदाइन तैयार किए गए थे। वो समय रहते एजेंसियों ने दबोच लिया, नहीं तो आप कल्पना करिए कि 32 जगह धमाके होते। 32 फिदाइन इन्होंने तैयार किए थे। अब आगे सुनिए, ये जो उमर है जिसका वीडियो आया है, एजेंसियों को इस बात का अंदेशा है कि ये शू बम भी बनाता था, क्योंकि इसके यहां लेबोरेटरी वगैरह मिली है, जो जांच पड़ताल हुई है कि खुद ही बैठ के जो है सारा तरीका इजाद कर लिया था इसने। तो अब शू बम भी बनाया है। तो अब सबसे बड़ा मसला यह है कि कहां कहां इसने शू बम रखा है। ये इसको लेकर एजेंसियां एक तरह से कही जाए कि पूरा अलर्ट मोड में है। और फिर जो धमाका हुआ था, वो धमाका पहले तो लग रहा था कि साहब अमोनियम नाइट्रेट है, बाद में पता चला कि नहीं, वो तो मिलिट्री ग्रेड का है। फिर आगे चलिए, एक तो फिदाइन हमले की इनकी तैयारी, दूसरा शू बम, और तीसरा इन्होंने हमास से बहुत कुछ सीख रखा है। तो जैश की यह तैयारी थी, लश्कर की यह तैयारी थी, और जाहिर सी बात है उस तैयारी के लिए पैसा कौन देगा? आईएसआई देगा, पाकिस्तान सेना देगी कि ड्रोन तैयार किया जाए और रॉकेट तैयार किया जाए और उस पर जो है विस्फोटक लाद कर देश भर में गिरवाया जाए। आप सोचिए कि किस स्तर की जो है इनकी तैयारी चल रही थी। उसमें फिर आगे जो चीजें निकल कर आई कि ये 2 लोग जो इसमें एक्टिव थे, मतलब है तो कई लोग, लेकिन जैसे हुआ ना कि कौन बम तैयार करेगा, बम तैयार करने के लिए कौन सामान जुटाएगा, और फिर कौन है जो ब्रेन वॉश करेगा। तो ब्रेन वॉश की जिम्मेदारी उमर नाबिक की थी। वो आइडियोलॉजिकली जो है वो सबको ट्रेंड करते थे। और ये कौन बता रहा है? ये बता रही हैं शाहीन, जिनको पकड़ा गया है, जिनको मैडम सर्जन कहा जाता है, जिनके पास जिम्मेदारी थी D6 प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करनी थी। अब ये D6 प्रोजेक्ट क्या है? D6 प्रोजेक्ट 6 दिसंबर, यानी 6 दिसंबर को एक तरह से आप कहें कि 32 फिदाइन हमले की इनकी योजना थी। तो इन मैडम ने बताया कि उमर नबी जो है वो आइडियोलॉजिकल करता था, और जो मुजम्मल है, मुजम्मल तमाम जो लॉजिस्टिक है उसकी व्यवस्था करता था। और यह पूरी जो है योजना 5 स्तरीय थी, 5 फेज की थी। पहला कि जो है सबको जुटाना है, सबका ब्रेन वॉश वगैरह करना है। दूसरा यह था कि लॉजिस्टिक, फिर उसके लिए तैयार करना है बम वगैरह। उसके बाद में क्या करना है कि स्पॉट
ढूंढना है कि भाई कहां 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 करना है, फिर उसको उस स्पॉट तक पहुंचाना है और आखिरी स्तर जो था उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसको एग्जीक्यूट करने से पहले ही यहां से निकल जाना, इसकी भी तैयारी थी। क्योंकि ये जो मैडम सर्जन है इनका पासपोर्ट वगैरह मिला है, और वो जो ओसाका है जो इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का हैंडलर है, वो तो पहले ही निकल गया था, वो सारा योजना वोजना बनाकर 2 महीने पहले ही चला गया था। तो ये इन लोगों का पूरा प्लान था। और अब इन लोगों को पैसे कहां से आते थे? तो ये लोग जो दान वगैरह लेते थे जकात के नाम पर, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ये तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए इन लोगों ने जुटाए थे। उसके आगे अब आप सुनिए कहानी अल फलाह यूनिवर्सिटी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का तो मामला ही एकदम अलग अब दिखाई दे रहा है। पर जांच पड़ताल में यह बात निकल कर आई है, और ये मैडम सर्जन जिनको कहा जाता है डॉक्टर सहीन, इन्होंने भी बताया है कि एक तो देखिए वो कश्मीरी लोगों को पढ़ाने के लिए इन्होंने खोल रखा है, जैसा कि वो दावा करते हैं, और उस क्षेत्र के जितने लोग वहां यूनिवर्सिटी में हैं उन सबको बकायदे जो है ब्रेन वॉशिंग का काम किया गया है। अब आप समझिए इससे क्या चीज निकल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 अगस्त 2019 के बाद से जो परिस्थितियां बदली कश्मीर में, जम्मू में, उन परिस्थितियों में पाकिस्तान और उसका एजेंडा जो है वो फेल होने लगा, वो असहज हो गया। तब उसने जो है नया तौर तरीका अपनाया, और वो ये कि अपनी जमीन के बाहर इन आतंकी संगठनों को भेजा जाए, आईसीएस की मदद ली जाए और ब्रेन वॉश किया जाए युवाओं का। यानी अभी तक क्या हो रहा था कि आप कुछ कुछ करते थे तो भारत जाकर पीट देता था, लेकिन अब नहीं। अब आप अपनी जमीन का और अपने लोगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप जमीन इस्तेमाल करेंगे बांग्लादेश की, और जो लोग होंगे वो भारत के होंगे। अब आप सोचिए कि ये जो डॉक्टर सहीन है, अब इनको डॉक्टर भी नहीं कहना चाहिए, ये कह रही हैं कि वहां 70% जो लोग हैं जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को इसी तरह से तैयार किया गया। और ये जो घटना सामने आई, इस घटना के सामने आने का कारण ही है कि जो कुछ शुरू हुआ था वो श्रीनगर के नौगाम से शुरू हुआ, नौगाम से वहां पोस्टर आया और फिर पूरी जांच पड़ताल चली। तो अब आप देखिए कि किस स्केल की जो है ये तैयारी थी। यानी पूरा जो जिस तरीके से 90-91 के दौर में जम्मू कश्मीर के ही लोगों को जो है हिस्सा बनाया जाता था और पूरा यासीन मलिक की अगुवाई में सब खड़े हो गए थे, वही तैयारी स्लीपर सेल बनाकर हो रही है। और अगर एजेंसियां एक्टिव नहीं होती तो आप कल्पना करिए कि क्या ये लोग करने जा रहे थे। तो ये सारी चीजें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान किस स्केल पर तैयारी कर रहा था भारत के खिलाफ, और उसने किस तरीके से फंड कर दिया है सबको कि साहब तुम लोग जाओ और चैन से जो है वो नरेंद्र मोदी को बैठने मत दो, चैन से अजीत डोभाल को बैठने मत दो। क्यों? क्योंकि हमारी तो इनकी पुरानी दुश्मनी है, और ये जो नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो अब देखते हैं कैसे हमारे ऊपर कुछ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तो इन्हीं के घर के लोगों को खड़ा कर दिया। ये क्या हो रहा है? और बड़ी चीज ये है कि आप देखिए कि एक बातचीत में, और वो वीडियो वायरल भी हो रहा है, एनएसए अजीत डोभाल ने साफ कहा था कि वो लोग बाकायदे भारतीयों को रिक्रूट कर रहा है, पाकिस्तान की दिलचस्पी भारतीयों को रिक्रूट करने में। और उसमें देखिए वो जो प्रियंका नाम का जो डॉक्टर सामने आया, ये बताता है कि पाकिस्तान की तैयारी किस तरीके की है और उस तैयारी में वो किस हद तक जा सकता है। इसलिए प्रायोरिटी तो यह होनी चाहिए कि आप खुद सजग रहें। और आप देखिए कि इस बात का ऐलान दिल्ली पुलिस ने भी किया कि आप भाई सजग रहें और आसपास नजर दौड़ा के रखें, क्योंकि अब देखिए ये जो शू बम वाला मामला सामने आया है, पता नहीं क्या है। अब उसने तो चूंकि खुद वो लाइब्रेरी में, मतलब वो लैब बना रखा था, वो खुद ही सब कुछ कर रहा था, तो इसलिए जो है ये मामला अब बहुत गंभीर हो गया है।
तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो एजेंसियां जो बता रही हैं वो एक बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका भांडा फोड़ रही हैं। और इससे बात समझ में आता है कि आखिर क्यों इतनी हलचल है, चाहे प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो और चाहे एजेंसियां, क्यों आप ये जो 6 दिन और 7 दिन के अंदर 3-3, 4-4 बैठकें हो जाती हैं। भाई सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद में होम मिनिस्टर ने बैठक ली, फिर उसके बाद में देखिए कि होम सेक्रेटरी ने बैठक ली, और क्षेत्रीय परिषद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने फरीदाबाद को चुना, क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल की ही चर्चा हो रही है और वो किस तरह से हब बन गया है। अब तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। उनके जो सर्वे सर्वा हैं जावेद सिद्दीकी, उनको बुलाकर पूछताछ हुई, ईडी छापेमारी कर रही है और तमाम जो कागज है उसकी पड़ताल की जा रही है कि तुम्हारे यहाँ ये सब चल रहा था और तुमको पता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इन लोगों की योजना देश भर में आतंकी घटना को अंजाम देने की थी और एक तरीके से कहा जाए कि अफरा तफरी का माहौल ये बनाना चाहते थे, लेकिन एजेंसियों की सजगता ने इन्हें विफल कर